Good afternoon, students. Once again, we are with our income tax class. My laptop was not working, so कल class record होकर आपको नहीं मिल पाई, but it's fine. तो हम आगे बढ़ते हैं अपने provisions को लेकर. We were discussing TDS. TDS में हमने काफी सारे section discuss कर लिए थे. Last जो section discuss किया था that was 194LA. तो TDS के अभी हमारे पास दो मेन सेक्शन और रह गए हैं पढ़ना, और उसके अलावा छोटे छोटे उसके क्लैरिफिकेशन है वो पढ़ने हैं. तो नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, दैट वाज सेक्शन 194IA. तो हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194IA. ठीक है, 194IA और IA आ गया है. 194IA बात करता है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194IA, इसमें क्लैरिफिकेशन भी आ गया है. जो एग्जाम होंगे, पहले मई में एप्लीकेबल नहीं था, बट अब मई के बाद जो भी एग्जाम होने अब आपके ऑफकोर्स जुलाई अगस्त में उसके बाद होंगे, तो उसमें एक चेंज भी हो गया है जो भी नोट में मैं आपको करा दूंगा. तो 194IA इज एप्लीकेबल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब आप जमीन खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो ऐसे केस में आप अगर परचेज करेंगे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पेयर कौन होगा? बायर. तो बायर को 194IA में क्या देना है? टीडीएस देना है. जब तक आप ये टीडीएस जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो सकती. तो जब रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो टीडीएस पे कर दिया है, इसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा. तो सेक्शन 194IA इज एप्लीकेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. आइए पढ़ते हैं, सिंपल सा प्रोविजन है. पहले अमेंडमेंट से जो अभी नया क्लैरिफिकेशन उससे काफी इजी हो गया, उससे पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट नाउ इट्स रियली इजी. 194IA is payment for transfer of certain immovable property other than agricultural land. कोई भी जमीन या बिल्डिंग आप बेचिए तो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर एप्लीकेबल नहीं. पेयर पे की बात हमने डिस्कस कर ली है, बाद में आएंगे एक साथ. अब जो नेक्स्ट कॉलम है इसमें आपको एक चेंज करना है, जो पहले अलग था, क्लैरिफिकेशन ने इसे चेंज कर दिया है. दैट इज एक्सीडिंग 50 लाख. अगर आप जमीन या घर खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर ही टीडीएस कटेगा. 1% की रेट है. अब लैंड और बिल्डिंग के लिए जो वैल्यू चेक करनी है 50 लाख, जनरली वो दो वैल्यूज होती हैं. एक होती है वैल्यू कंसिडरेशन और एक होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तो यहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काट कर आप कंसिडरेशन कर लीजिएगा, वही चेंज कराना है. एक्सीडिंग 50 लाख इफ प्रॉपर्टी इज स्पेसिफाइड एरिया. स्पेसिफाइड एरिया में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर बाकी सब स्पेसिफाइड एरिया है. ठीक है. If value less than stamp duty purpose value, then stamp duty value will be taken for above payment. ये लाइन काट दीजिएगा. No 10 number requirement for transfer and filing of tradition, ये भी लाइन काट दीजिएगा. अब A पॉइंट का नीचे क्लैरिफिकेशन लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं. जो A पॉइंट था उसके लिए नीचे क्लैरिफिकेशन लिखिए. If consideration, if sales consideration exceeding 50 लाख, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा. अगर सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर का है तो टीडीएस काटा जाएगा, और वो भी किस वैल्यू का? 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन. तो अगर 60 लाख की सेल कंसिडरेशन है तो 1% टीडीएस काट देंगे. नीचे एक और नोट लिखिए. जनरली जो पेयर होते हैं उन्हें टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर लेना होता है. जैसे रिटर्न फाइलिंग में इनकम टैक्स में पैन नंबर होना चाहिए. जो टीडीएस काटता है पेयर, उसको लेना पड़ता है एक डिफरेंट नंबर, जिसको नाम है 10. फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर. तो बाकी जितने भी पेयर हैं ऊपर आपने पढ़े जो टीडीएस काटेंगे, उनको 10 नंबर लेना जरूरी है और उन्हें टीडीएस की रिटर्न भी फाइल करनी. बट ये बेनिफिट दिया है इस वाले केस में कि इस वाले केस में पेयर को सिर्फ टीडीएस काटना है, ना तो 10 नंबर लेना है और ना ही टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है. तो नीचे नोट में और लिख लीजिए, नो 10 नंबर और टीडीएस रिटर्न रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल. तो ना 10 नंबर लेना है, ना इसको रिटर्न फाइल करनी है. रेट ऑफ टीडीएस इज 1%. एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख लीजिए. सेल्स कंसिडरेशन 60 लाख, स्टैम्प वैल्यू 45 लाख, तो टीडीएस लगेगा 60 लाख का 1%. ठीक है. एक पीछे हमने सेक्शन छोड़ा था 194C. आइए उस पर, जो मैंने आपसे कहा था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. 194C को ध्यान से समझिए. एंड इट्स एप्लीकेबल इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट. इट्स एप्लीकेबल ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान से समझिएगा. एक डायग्राम में आपके लिए बना रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए. ठीक है. 194C is applicable in case of work contract.
कॉन्ट्रैक्ट के केस में दो लोग होते हैं, एक होता है पेयर ऑफ कोर्स और एक होता है पे। ये तो हर केस में होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस सेक्शन में भी एक होता है पेयर, एक होता है पे। पेयर मतलब जिसको हम बोलेंगे जो पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। और जो पेई है वो कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टर। देखो राइम मत करो, पेयर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है। पेयर कौन है? जिसने ठेका दिया है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। जिसको ठेका मिला है, जिसको इनकम मिलेगी, वो कौन है? पेई, और वो होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर एक पेयर कॉन्ट्रैक्टी है, एक हमारे पास पेई है, कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों के बीच में किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट। नॉट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स। सामान खरीदने बेचने का नहीं होना चाहिए। अगर सामान खरीदने बेचने का हुआ तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किस चीज का? काम करने का। जैसे हमें घर बनवाना है तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा अपनी लेबर लेकर आओ और काम करो, तो वो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल अपना एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, तो जो हम ट्रांसपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो माल उसका नहीं, माल हमारा है, वो हमें क्या देगा? सिर्फ अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, काम करके देगा हमारा। हमें व्हाइट वॉश कराना है, रेनोवेशन कराना है, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, हमने कोई भी काम अगर ठेके पर दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो उस पर सेक्शन 194C एप्लीकेबल है। और उसमें गुड्स खरीदने बेचने की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आप स्पीड पोस्ट कराते हैं किसी पोस्ट ऑफिस से, तो हम उसे स्पीड पोस्ट या कुरियर वाले को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कहते हैं और उसके लिए उसे पैसे देते हैं। तो वो अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी भी व्हीकल के थ्रू, किसी भी तरीके से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो उसके हमसे क्या लेता है? पैसे, फ्रेट के पैसे। दैट इज ऑल्सो अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। नॉट फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स। पहली कंडीशन, इट शुड बी अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स। अब पेयर कौन होना चाहिए और पेई कौन? बाकी सारे सेक्शन में तो मैंने कहा ट्रिक से सिखा दूंगा। एक 194J में मैंने आपको एक्चुअल में सिखाया, सॉरी 194J में नहीं, 194I और IB में, कि हमने 194I में देखा पेयर वो होते हैं जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनका ऑडिट हो और उनके अलावा बाकी कोई भी है तो वो इंक्लूड है। और पेई क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। ऐसा इंडिविजुअल HUF है जिसका ऑडिट नहीं होता है, उसके लिए बनाया गया 194IB। अब क्योंकि 194I आप पढ़ चुके हैं, तो यहां बड़ा सिंपल, जो 194I में होते हैं पेयर, वही सेम पेयर हमें कहां चाहिए होते हैं? इस वाले केस में, तभी TDS कटेगा। मान लीजिए मैं पेयर हूं और मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता हूं, तो मैं कब क्या होना चाहिए हो? या तो ऐसा इंडिविजुअल HUF जिसका ऑडिट होता हो, या अदर देन इंडिविजुअल HUF। वही सेम यहां पर है, अदर देन, डायग्राम बना लेना, ठीक है? इंडिविजुअल HUF, या फिर अगर इंडिविजुअल HUF है तो कौन सा होना चाहिए? जिसका इनकम टैक्स में ऑडिट हुआ होना चाहिए, ये पेयर होने चाहिए। और वहां पेई कौन था? रेजिडेंट। सेम यहां पर भी पेई क्या होना चाहिए? तभी TDS काटा जा सकता है। अब अच्छी बात है, इसमें 194IB की तरह कोई सेक्शन नहीं है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं जिसका ऑडिट नहीं होता है और आप पेयर हैं, तो फिर आपको 194C में TDS नहीं कटेगा। किसी भी केस में कॉन्ट्रैक्ट पे TDS नहीं कटेगा। और प्रैक्टिकली समझो कि जब आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुरियर कराया आज तक या स्पीड पोस्ट कराई, तो आप क्या थे? पेयर। और स्पीड पोस्ट क्या है? पेई। वो तो रेजिडेंट है, लेकिन आप कौन से हैं? इंडिविजुअल HUF जिनका ऑडिट नहीं होता। इसीलिए कभी भी आपने उस 40 रुपए की स्पीड पोस्ट पे TDS नहीं काटा। अगर एप्लीकेबल होता प्रोविजन, तो 40 रुपए आपको TDS काटना पड़ता। मान लो 1% की रेट है, तो 40 रुपए का 1%, 40 पैसे आपको TDS काट के उसे कितने देने पड़ते? 39.60। और उस 40 पैसे को गवर्नमेंट के पास आपको जमा करना पड़ता। उसके लिए एक CA चाहिए होता, फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती। तो 40 पैसे के चक्कर में 4000 का खर्चा होता। तो ये अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया। तो किस पर एप्लीकेबल है? इफ यू आर अदर देन इंडिविजुअल HUF, और इफ यू आर इंडिविजुअल HUF तो कौन से वाले होने चाहिए? जिसका ऑडिट होता है। और पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। तो सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए पेयर, और ये होना चाहिए पेई। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो गया? 194C। अब TDS काटेंगे, ये जो पेयर है। लेकिन TDS कटेगा किस रेट से? वो डिपेंड करता है पेई के स्टेटस पर। कहते हैं अगर पेई इंडिविजुअल या HUF है तो TDS की रेट है 1%। और अगर ये अदर देन इंडिविजुअल HUF है, पेयर की बात नहीं हो रही, पेई, तो उस केस में TDS कटेगा 2% की रेट से।
तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पेयर ये होना चाहिए, पे ये होना चाहिए, और टीडीएस की रेट डिपेंड करेगी पे के स्टेटस के बेस पर। इधर एक और चीज याद रखिएगा, इंडिविजुअल एचयूएफ ऑडिट वाला या अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, वो चाहे पेयर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयर कोई भी हो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट किसका होना जरूरी है? इसका। अगर पेई नॉन रेजिडेंट है, मान लो एक कंपनी है, इस वाले पॉइंट पे आगे, और वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है और कॉन्ट्रैक्टर एक नॉन रेजिडेंट है, तो सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑडिट वाला है या नहीं, इसमें सिर्फ क्या कंडीशन होनी चाहिए? रेजिडेंट। इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसमें कंडीशन क्या है कि या तो वो कौन सा होना चाहिए? अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और या फिर होना चाहिए ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ऑडिट होगा। अंडरस्टैंड हो गई बात? ठीक है। अब ये हुआ मेन कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्यों मैं आपसे कह रहा हूं? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के केस में कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया जाता है आगे सब कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजन दोनों ही केस में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या करा जा रहा है? सब कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ऑफ कोर्स पता ही है आपको, लिमिटेड है तो कंपनी है, और इसको अपना गुड्स आगरा से मुंबई भेजना है, अपना गुड्स। तो इसने ट्रांसपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, ट्रांसपोर्टर रेजिडेंट है, और उससे कहा कि हम आपको 50,000 रुपए देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप हमारा सामान आगरा से मुंबई भिजवा दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों कंडीशन पूरी हैं। ये अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो पेयर आ गया, कंडीशन फुलफिल। वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन फुलफिल। और ट्रांसपोर्टर क्या है? रेजिडेंट, तो कंडीशन फुलफिल। यानी कि अब टीडीएस कटेगा, अब डिपेंड करेगा ट्रांसपोर्टर क्या है। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो 1% से काट लेगा ये, और अगर वो अदर है तो काटेगा 2% से। अगर यहीं पर होता नॉन रेजिडेंट तो हम कहते टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। ये XYZ ना लिमिटेड ना होकर ये X होते, कोई मिस्टर X, और ऐसे होते क्वेश्चन में जिसका इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब नॉट ऑडिट वाला, तो अभी हम कहते हैं इस क्वेश्चन में नो टीडीएस। मतलब सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन अगर ऐसी हुई जो पूरी नहीं हुई तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो यानी कि अगर इस एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं बताओ भाई टीडीएस कटेगा या नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, टीडीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और किस रेट से कटेगा? मान लीजिए ट्रांसपोर्टर एक इंडिविजुअल है तो आप बता देंगे 1% से कटेगा। 50,000 का 1% 500 रुपए कटेगा। ये दे देगा ट्रांसफर को 49,500 और 1% गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्जामिनर मेन के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट भी जोड़कर क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस पर टीडीएस कट गया, 3 कंडीशन पूरी। अब आगे सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ भी हो सकता है सब कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटे, हो सकता है ना कटे, बट हमें दोनों मेन कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन अगर मिलाकर भी आए तो आप सब कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएं, पहले मेन कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व कर लो, फिर जब मेन कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्व हो जाए टीडीएस कटेगा या नहीं एक्सेट्रा, फिर सब कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हम मेन कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएंगे। अब इसने क्या कहा कि जो ट्रांसपोर्टर था, मान लीजिए ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि उसका कोई ट्रक फिलहाल मुंबई नहीं जा रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं करते, लोग एक्सेप्ट कर रहे, ठीक है हम भिजवा देंगे माल, आप माल छोड़ जाओ। XYZ ने पैसे दिए ट्रांसपोर्टर को या पेमेंट टू प्रॉमिस टू पेमेंट किया। अब ट्रांसपोर्टर का कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर को जानता है, उसका कोई ट्रक मुंबई जा रहा है आगरा से, इसने उससे क्या किया, सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम नाम रख दें, मान लो ये A है और ये B है, तो B ने मान लो अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया, किसी C को, तो नाउ B विल बी कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि B ने C को दिया। इसमें पेयर कौन हो गया, B। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में A और B के बीच में ये पेयर, ये पेयर, और B और C के बीच में अब ये पेयर हो गया, और ये क्या हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर, और ये कौन हो गया टेक्निकली, पे। इसी एग्जांपल में मान लो इसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को 40,000 में, 50 में इसको मिला, 10,000 इसने कमीशन काटा, और इसने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 40,000 में। अब जब 50 का टीडीएस हमने डिसाइड कर लिया कटेगा कहीं नहीं, ये वाली बात खत्म। अब इसे ट्रीट करो एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह, एक सेपरेट क्वेश्चन। ये भूल जाओ ए और बी का क्या कहानी। आप समझो बी ने सी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट मानो या मेन कॉन्ट्रैक्ट, बी और सी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट मान लो, जिसमें बी उसे 40,000 दे रहा है। अब एग्जैक्टली सेम कंडीशन लगी। अब सोचो बी इस वाले केस में क्या था, पेई, तो उसे कौन सी कंडीशन पूरी करनी थी, सिर्फ रेजिडेंट होने की। और क्योंकि इसमें बन गया पेयर, अब इस 40,000 पे टीडीएस कटेगा या नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि बी क्या होना चाहिए, सेम अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तब कटेगा। या फिर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो कौन सा वाला होना चाहिए, जिसका ऑडिट होता। यहां उसका रेजिडेंट होना जरूरी है, लेकिन इस 40,000 के केस में चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट है, टीडीएस काटा जाएगा। और सी अब बन गया पेई, तो उसके लिए कंडीशन कौन सी आ गई, उसे सिर्फ क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। सेम अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हुआ तो टीडीएस 1% से, और अगर अदर हुआ तो 2%। अब सोचिए ये अलग है, इस पे टीडीएस कट गया, अब आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान लेते हैं कि इस केस में जो हमारा एग्जांपल था उसमें जो ट्रांसपोर्टर था वो एक ऐसा इंडिविजुअल था जिसका ऑडिट नहीं होता। मान लेते हैं फर्स्ट केस। तो इस वाले केस में जब वो ट्रांसपोर्टर पेई था तो उसमें ऑडिट हो या ना हो, सिर्फ क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। तो इस 50,000 का टीडीएस कट गया था। लेकिन जब ये 40,000 का पेमेंट करेगा तो अब ये कौन बन गया, पेयर, और इसका क्या होना जरूरी है, इंडिविजुअल ऐसा जिसका ऑडिट हो। अब अगर इसका ऑडिट नहीं है तो इस केस में नो टीडीएस। और मान लो एग्जांपल कहता है कि नहीं, ये ऐसा इंडिविजुअल है जिसका ऑडिट होता है, 40,000 का पेमेंट किया, और मान लो ये रेजिडेंट था। अगर ये नॉन रेजिडेंट हो गया तो फिर भी टीडीएस नहीं। मान लो ये रेजिडेंट था तो इसमें टीडीएस कट जाएगा 400। इसमें 400 रुपए अपने पास रख के गवर्नमेंट को जमा करा देगा सी के नाम पर, और सी को कितना पेमेंट मिलेगा, 39,600। अंडरस्टैंड। फटाफट से एग्जांपल लिखो, ये वाला मैं बोल के लिखवा रहा हूं, उससे लिखने से आपको समझ आएगा। जल्दी से लिखना, मैं बोल देता हूं जल्दी, आप बाद में नोट करते रहना। XYZ लिमिटेड ट्रांसपोर्ट गुड्स वाया मिस्टर बी, एन इंडिविजुअल, नो ऑडिट, फ्रॉम मुंबई, from Agra to Mumbai. Contract value is 50,000. Mr. B subcontract this to Mr. C, who is also an individual, no audit, for rupees 40,000. In above case, Mr. B and C both were resident. कैलकुलेट टीडीएस प्रोविजन या एक्सप्लेन टीडीएस प्रोविजन। तो फर्स्ट केस में हम देखेंगे, पहले मेन कॉन्ट्रैक्ट का आंसर लिखेंगे। मेन कॉन्ट्रैक्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, ए इज सेटिस्फाइंग पेयर कंडीशन, सॉरी XYZ लिमिटेड सेटिस्फाइंग पेयर कंडीशन, बी सेटिस्फाइंग पे कंडीशन, इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, टीडीएस विल बी 500। फिर सेकंड वाले में लिखेंगे क्योंकि नाउ बी कैसा है जिसका ऑडिट नहीं होता था, अब वो पेयर बन गया, तो इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट B is not fulfilling pair condition, so there will be no TDS, कोई TDS नहीं कटेगा। नीचे लिखिए, सपोज इन सब कॉन्ट्रैक्ट if B is an individual having tax audit and C is a resident, तो इस केस में अब सब कॉन्ट्रैक्ट पे TDS कट जाएगा। थर्ड केस लिखिए, सपोज इन अबव केस B is individual covered under tax audit but C is a non-resident, तो अब इस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। मैं क्या समझा रहा हूं कि दो अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन एक ही आ जाए ट्रांजैक्शन में तो घबराने की बात नहीं, आप पहले मेन कॉन्ट्रैक्ट को उसके प्रोविजन सॉल्व कर लो और उसको भूल जाओ, फिर सॉल्यूशन, फिर उसके आगे वाले को एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लो, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टीडीएस कटे, ऐसा भी हो सकता है इस पे टीडीएस कटे इस पे ना कटे, ऐसा भी हो सकता है इस पे टीडीएस ना कटे और इस पे कटे। जैसे मान लीजिए बी एक नॉन रेजिडेंट होता, बी एक नॉन रेजिडेंट है और कौन है, पार्टनरशिप फर्म, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटता बिकॉज ये नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन जब वो पेयर बनेगा, पेयर के केस में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म है तो क्या माना जाता है, पेयर, और वो होता रेजिडेंट, तो इस पे टीडीएस नहीं, बट 40,000 पे क्या कटता, टीडीएस। क्वेश्चन करेंगे इसके हम अपने एक्सरसाइज से तो और समझ में आ जाएगा। दैट इज 194C। अभी खत्म नहीं हुआ, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा। तो आइए यहां तक पहले पढ़ते हैं, फिर इसमें जो एक अमाउंट की लिमिट है वो भी हम पढ़ेंगे।
194C पेज नंबर 89 पर पीछे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट, इसके पेयर पे ही और 194I के पेयर पे ही और 194IB के पेयर पे ही, इन तीनों के तो मैंने आपको पढ़ा दी। तो बाकी जो ट्रिक है वो बाकी पेयर पे के लिए आपको मिलेगी, इन पर भी काम करती है और बाकी पे भी काम करेगी। अब यहां पर पे कौन है वो भी पढ़ा दिया है, रेजिडेंट रेजिडेंट। अब आते हैं इसके फोर्थ कॉलम पर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें एक और चीज बनाई। अब जैसे मेरी पार्टनरशिप फर्म है अंकित शर्मा एंड कंपनी, ठीक है, मैं पेयर हूं। मैं अगर स्पीड पोस्ट कराऊं, हर महीने 10 स्पीड पोस्ट कराता हूं, 40 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की, तो मेरे लिए भी तो काफी हेडेक है कि 40 रुपए के 40 पैसे कैसे काटूंगा, कैसे दूंगा, कैसे 39.60, और फिर उसके लिए मैं टीडीएस जमा कराऊं। चलो IAM CA मैं तो खुद ही करा लूंगा, खर्चा नहीं। बट एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो स्पीड पोस्ट कराता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, तो उसको तो ये बहुत हेडेक हो जाएगा कि वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस काटे। तो यहां अमाउंट की लिमिट बनाई है 30,000, हर सेक्शन में लिमिट है ना, यहां भी। तो सारी कंडीशन पूरी हो भी रही है, लेकिन ये अमाउंट की लिमिट भी कितनी है, 30,000। इसलिए हमने एग्जांपल कितना लिया था, 30,000 से ऊपर का। अगर 30,000 से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट है तो भले ही पेयर ये कंडीशन पूरी कर दे, पे ये कंडीशन पूरी कर दे, देयर विल बी नो टीडीएस। तो इसकी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 30,000 रुपए। इफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीडिंग 30,000, कर लीजिएगा इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वो भी सेम पेयर। ऊपर लिख लीजिएगा ईच, जहां लिखते हैं ना हर जगह सेक्शन में ईच पेयर ईच। जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, ए ने दिए 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, बी ने 20, ऐसे 5 लोगों ने 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो टीडीएस किसी पे नहीं कटना। इंडिविजुअल एक पेयर का कॉन्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, वो भी ईच कॉन्ट्रैक्ट कितना, 30,000 से ऊपर। ए ने ही हमें 20,000 के 4 कॉन्ट्रैक्ट दिए, इसमें एग्रीगेट की लिमिट नहीं है, इसमें क्या था, ईच कॉन्ट्रैक्ट। ए ने अगर 20,000 के 4 कॉन्ट्रैक्ट दिए तो वे 80,000 एक साल में, तब भी टीडीएस नहीं कटता था। सेकंड पॉइंट में अमेंडमेंट आया जिसने एग्रीगेट की लिमिट भी बना दी। अब यानी कि 2 कंडीशन हो गई, या तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार में 30,000 से ऊपर का हो तो टीडीएस कटेगा, और अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ऊपर का नहीं है, तो अगर एग्रीगेट साल का आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भी टीडीएस काटा जाएगा। मतलब 20,000 के अगर 4 कॉन्ट्रैक्ट करे हमने एक साथ एक साल में, नो टीडीएस। लेकिन 20,000 के 6 कॉन्ट्रैक्ट किए तो 5वें तक तो 1 लाख हुआ, नो टीडीएस। 6 जैसे ही होगा 1,20,000, तो पूरे 1,20,000 पर एक ही बार में टीडीएस काटा जाए। ओके, कुछ कहना है आपको? तो कमर्शियल ब्रेक आ रहा है बीच में आपके लिए, आप जानते ही हैं कमर्शियल ब्रेक आया। You want to say something? At least say something good. Good morning, good afternoon, good morning. ये हमारा ब्रेक था 1 मिनट का, अभी खत्म हुआ है। आइए वापस से मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ। अच्छी तरह डायग्राम नोट कर लेना बच्चों, ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरह। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम में, टीडीएस में 194C। जो मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ उन्हीं के आने के चांसेस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है वही करेंगे, सारे करेंगे, कोई भी और कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, रिमेंबर। जैसे वो 30,000 1 लाख का कंसेप्ट क्या है, ऐसे को समझो। मान लो एक मिस्टर बी है, हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर, और एक ये पेयर है, मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने पेमेंट करा मिस्टर बी को, फॉर एग्जांपल अप्रैल के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 20,000 का, फिर मई के मंथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 40,000 का, फिर जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने हमारे साथ 25,000 का, फिर सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे साथ 10,000 का, फिर जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे साथ 20,000 का, फिर फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे साथ 3,000 का, फिर मार्च में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1,000 का, फिर मार्च में एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे साथ 500 रुपए। एक साल में मिस्टर ए ने और बी ने आपस में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किए। अब आपको बताना है इस पर टीडीएस किस किस केस में कटेगा। तो देखो 2 लिमिट है, या तो 30 की क्रॉस हो गई तो कटेगा, या तो 1 लाख क्रॉस हो गया एग्रीगेट तो कटेगा। तो पहले वाले में ना 30 क्रॉस हो रहा है ना 1 लाख, नो टीडीएस। दूसरे वाले में 30 वाली लिमिट क्रॉस हो गई तो इस केस में टीडीएस कट जाएगा 40,000 रुपए पर। अगर इंडिविजुअल है तो 1% की रेट से, और अगर वो है तो 2% की रेट से। बाद में बता दी थोड़ी देर बाद। थर्ड केस में ना तो 30 से ऊपर है, और आप एग्रीगेट देखें कितना हो गया साल का, 40, 20, 60 और प्लस पे 25, 85,000। तो अभी भी देयर इज नो टीडीएस।
फिर 10,000 और यानी कि 95,000, अभी भी दोनों में से कोई लिमिट नहीं हुई 95। यहां पर आपका अभी 95 प्लस हो गए 20,000 यानी कि 1,15,000। यहां टीडीएस फिर से कटेगा, लेकिन ध्यान रखिए 1,15 एग्रीगेट है, इसमें से 40 का टीडीएस आप पहले ही काट चुके हैं, तो 40 के बाद जो बचा सिर्फ उस पर टीडीएस काटा जाए, यानी कि 75,000 का टीडीएस काटा जाएगा। एक बार लिमिट 1 लाख को क्रॉस कर गई तो अब तो हमेशा कटेगा। इसमें 3,000 रुपए भी, इसमें 1,000 रुपए टीडीएस कटेगा, एक्सीडिंग लिमिट जो जाती रहेंगी उस पर टीडीएस। एग्रीगेट पे एक ही बार माइनस हो गया, उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर जब भी लिमिट पे एक बार कट जाएगा उसके बाद तो 100 रुपए का काम भी आप करेंगे तो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। ऐसे 2 एग्जांपल और भी हैं, ये नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 194C, इसमें एक अमेंडमेंट और आ गया था। पॉइंट नंबर 2, but TDS required to be deducted on whole amount of payment if total payment in the previous year is exceeding rupees 1 lakh. If an individual, it is not more than 30,000 for any contract. Note amendment, जैसे 194J में मैंने आपको एक अमेंडमेंट पढ़ाया था इन केस ऑफ प्रोफेशनल फीस, कि अगर प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करने वाला इंडिविजुअल एचयूएफ है और अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करता है तो कोई टीडीएस नहीं। सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन 194C में भी आ गया कि अगर पेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट करता है, और पेयर कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ, और अगर पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए करता है, कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ होगा? जो ऑडिट में कवर्ड है, बिकॉज जो ऑडिट में कवर्ड नहीं है वो तो वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ऑडिट में कवर्ड वाला पेयर है और पर्सनल पर्पस के लिए अगर पेमेंट करता है तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं। जैसे कि मैं अपना घर बनवाऊं और ठेकेदार को पेमेंट करूं तो मैं इंडिविजुअल हुआ, ऑडिट नहीं होता है मेरा, सॉरी ऑडिट होने वाला इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर मेरा ऑडिट होता है, अगर ऑडिट नहीं होता तो फिर सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं। तो ऑडिट होता है और मैं अपना घर बनवाता हूं और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता हूं तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज फॉर माय पर्सनल पर्पस। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री बनवाऊं, फैक्ट्री के लिए ठेकेदार को पेमेंट करूं तो टीडीएस कटेगा। तो ये नो टीडीएस इफ पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ ऑडिट कवर्ड एंड पेमेंट फॉर पर्सनल पर्पस। रेट वही है 1 और 2%। ये दोबारा से कमर्शियल आ रहा है, कैट पता नहीं क्यों बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को। ये हम कैसे बनाते हैं, एक पर्पल पेपर पे हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे और पहले एक व्हाइट पेपर लेंगे, उसको काट लेंगे दो और फिर उस पर चिपका देंगे। फिर एक पर्पल पेपर लेंगे, उस पर एक ड्राइंग बनाएंगे और फिर उसके पीछे ऐसे करेंगे। आप बहुत अच्छे से करिएगा, मेरे को आप पे होने नाउ गो, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब अगेन एंड अगेन। दिखाओ। सेक्शन 194C ये हमारा कंप्लीट हुआ। दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं हमने जो हमारे बचे थे। एक सेक्शन 194E था, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो मैंने आपको मना कर दिया। एक 195 मैंने छुड़वाया था। 195 नॉन रेजिडेंट का है, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका एक 4th कॉलम है जिससे मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। अभी उसको सिखाने का टाइम आएगा। आइए क्लैरिफिकेशन पे आते हैं, यहां तक के प्रोविजन रिवाइज कर लीजिए। अभी क्लैरिफिकेशन स्टार्ट करता हूं मैं आपको। ओके, सी यू इन अ मिनट।